हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू को लेकर के। इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चनों को हमारे द्वारा कराया जा रहा है यहाँ पे। इसी के सापेक्ष अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान के लिए एक पुस्तक निकाली गई है। इसमें तकरीबन 250 प्रश्न पत्रों को जो आईएएस और डिफरेंट पीसीएस परीक्षाओं में पूछे वो लिया गया है और उसके लगभग 3500 से भी ऊपर प्रश्नों को लेकर के चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर को फिर टॉपिकों में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक को जब स्टार्ट किया गया है तो उससे पहले शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस दे रखे हैं और फिर उसके बाद हर एक एमसीक्यू को बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया गया है। जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां पे नॉलेज प्लस के नाम से भी और एक्स्ट्रा नॉलेज को दे रखा है। तो हम रिकमेंड करेंगे प्रीलिम्स पॉसिबल के लिए, अगर आप ईटी देने वाले हैं इस बार तो इस पुस्तक को ले लीजिए और इसके जो भी एमसीक्यू हैं उनको हम यहाँ पे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अंडरलाइन करते जाइए क्योंकि फिर उस टाइम पे जब पेपर नज़दीक होता है तो फिर से पूरा वीडियो देखना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो बुक ले लेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसी चीज़ को फिर रिवाइज करके सीधे पेपर देने चले जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसकी हम बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 जीव जगत का परिचय, या हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की स्टार्टिंग करेंगे। जीव विज्ञान आखिर है क्या? परिचय की बात करें तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन है वो लेमार्क और ट्रेवरेनस ने किया है। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो अर्थात जीवन, और लॉजी का अर्थ या लॉगस का अर्थ होता है स्टडी या फिर टू नो। ये दो शब्दों से मिलकर के, दो ग्रीक वर्ड हैं, इनसे मिलकर के बना है बायोलॉजी। इसका जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है क्योंकि अरस्तु ही पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने बाकायदा जीव को दो वर्गों में विभाजित किया। एक तरफ उन्होंने जंतुओं को रखा, जंतु जगत कहा, और दूसरी तरफ उन्होंने पादप जगत या पौधों को रखा। उन्होंने काफी सारे जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, उनका काफी हद तक साइंटिफिक एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया, तो उनको पहला इसका जनक माना जाता है। अब होता क्या है, जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव में क्या क्या आते हैं, जैसे कवक है, शैवाल है, जीवाणु है, पौधे हैं, जंतु हैं। जंतुओं के अंतर्गत ही मानव भी आ जाता है। तो इस तरह के इन चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें सिर्फ जीवितों का ही अध्ययन नहीं होता है, बल्कि जीवन के बाद अगर उनके अवशेष हैं तो उनका भी अध्ययन होता है। अर्थात जीवित या मृत सभी तरह के जीव जो किसी जमाने में जीवित रहे होंगे उनका भी अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब इसकी शाखाओं की बात करें तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। इसके जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों के अंदर या पौधों के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, फर्न, वृक्ष, लता, झाड़ी इत्यादि को शामिल कर लिया जाता है। अब दूसरी जो शाखा है इसकी, प्राचीन शाखाओं में से, उसको माना जाता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। केंचुआ, मछली, सर्प, पक्षी, स्तनी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अभी अगर हम मॉडर्न साइंस में कहें, मॉडर्न बायोलॉजी में कहें, एक शाखा अलग से और जोड़ दी गई है जो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानती है। इसके जनक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसमें सूक्ष्म जीवों का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, जैसे नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, बेसिक डेफिनेशन हो गई कि जीव या जंतुओं के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जीवों के बारे में जो पढ़ते हैं वो जीव विज्ञान में आता है, जिसके मूल रूप से दो शाखाएं थी। एक थी बॉटनी जिसमें पौधों का अध्ययन किया जा रहा था, दूसरी थी जूलॉजी जिसमें क्या किया जा रहा था? जंतुओं का अध्ययन किया जा रहा था। ये अरस्तु ने इस तरह से डिवाइड किया था। लेकिन बाद के टाइम में, अभी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि जो सूक्ष्म जीवों की जब खोज हो गई, प्रोटोजोआ वगैरह की, या जैसे आप कह सकते हैं कि पैरामीशियम है, अमीबा है, इन सब के बारे में जब अध्ययन हो गया तो फिर सूक्ष्म विज्ञान के नाम से एक शाखा और बन गई। बाकी जो शाखाएं हैं वो इन्हीं के कुछ पार्ट हैं। कुछ जंतु विज्ञान की शाखाएं होंगी, कुछ पादप विज्ञान की शाखाएं होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जीव विज्ञान की जो अलग अलग हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, उनकी सभी शाखाओं को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया है। जैसे अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी, इसके थॉमस एडिसन इसके जनक माने जाते हैं या प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि तथा हार्मोनों का अध्ययन किया जाता है। अब ये किससे रिलेटेड होगी? ये जंतु विज्ञान से संबंधित होगी। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी की बात करें तो एडवर्ड जेनर साहब, एडवर्ड जेनर को माना जाता है
ये रोगियों में प्राणियों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन करती है, अर्थात हमारा शरीर किस तरीके से अपने आप को बीमारियों से बचाता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। जेनेटिक्स की बात करें तो इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इसमें यह पढ़ा जाता है, इसमें यह जाना जाता है कि आखिर माता पिता के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो एक बच्चे में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। आखिर क्यों मानव के बच्चे मानव ही होते हैं, पशुओं के बच्चे पशु उसी टाइप के पशु होते हैं, आखिर ये बदलते क्यों नहीं है। इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति का अध्ययन इसमें क्या किया जाता है, किया जाता है। अब बात करें साइटोलॉजी की तो इसके रॉबर्ट हुक इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कोशिका की पहली खोज करी थी, सबसे पहले कोशिकाओं की खोज। तो कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर हम यूगेनिक्स की बात करें, सुजनकी की बात करें, फ्रांसिस गाल्टन साहब इसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मानव की पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं, आखिर मानव का विकास अब तक होते क्यों आया। भाई बंदर बंदर ही रह गए, लेकिन उन्हीं में से एक शाखा चली जो आज मानव के रूप में सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी के रूप में आज स्थापित है। तो आखिर ये डेवलपमेंट क्यों हुआ, आखिर कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से लगातार डेवलपमेंट होता चला गया, और पार्टिकुलर एक ही का डेवलपमेंट इस तरीके से क्यों हुआ है, बाकी इस तरह से विकसित होकर के क्यों नहीं आए। बात करें टैक्सोनॉमी की तो कैरोलस लीनियस साहब को टैक्सोनॉमी का फाउंडिंग फादर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर, अरस्तु साहब के साथ दिक्कत क्या हुई कि जब उन्होंने जंतुओं को बांटा तो उसमें उन्होंने गड़बड़ी कर दी। उन्होंने जो पूर्व में उनसे पहले जिस तरह का वर्गीकरण चल रहा था उसी को अपना लिया। उन्होंने माना कि कुछ पसीने से उत्पन्न होते हैं तो स्वेदेज मान लिया उनको, कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं तो अंडज मान लिया। उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज मान लिया। इस तरीके से उन्होंने जीवों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर साइंटिफिक बेस पे उसको डिवाइड किया। जीवों की पहचान, नामकरण और अलग अलग ग्रुपों में या विभाजित करना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। जीवाश्म की बात करें, पैलियोंटोलॉजी की बात करें तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म उन चीजों को कहा जाता है जो किसी जमाने में जीवित थी लेकिन मर करके वो जमीन में दब गई, और जमीन ने क्या किया, उनको सड़ने नहीं दिया बल्कि उनको प्रिजर्व करके रखा। आज वो भले पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गए लेकिन उनकी संरचना का हमको आभास होता है। वैसी चीजों को हम जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो जीवाश्म का अध्ययन हम करेंगे पैलियोंटोलॉजी में। अब आगे बढ़ते हैं, भ्रूण विज्ञान की बात करें, एम्ब्रियोलॉजी की, तो इसके भारतीय जनक हैं पंचानन महेश्वरी साहब। इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह देखा जाता है युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, निषेचन व भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, कैसे परिवर्धन हो रहा है, मतलब स्पर्म और ओवा मिलकर के फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, वो आखिर कैसे मिलते हैं, फिर उनके मिलने से जायगोट का फॉर्मेशन या युग्मक का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो युग्मक कैसे फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और वो एम्ब्रियो कैसे फिर एक बच्चे में डेवलप हो जाता है, या युग्मक से भ्रूण और भ्रूण से बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अब अगर हम बात करें एग्रोनॉमी की या सस्य विज्ञान की, तो इसमें खेतों में उगाए जाने वाले पौधों या फसलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी की बात करें तो घासों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंथोलॉजी है जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम सर्पेंटोलॉजी की बात करें, सांपों का अध्ययन करने वाला ये साइंस है। आदि जंतु विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी की बात करें तो इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो आपको ये इसी रूप में याद करनी पड़ेगी। बेटर होगा कि आप इनके इंग्लिश नाम याद करें, ये ज्यादा बेटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंजियोलॉजी की बात करें हम तो इसमें क्या किया जाता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र मतलब जैसे हमारे हार्ट से खून बहना स्टार्ट होता है, मान लीजिए हाथ तक आया और हाथ से फिर वापस लौट के गया, तो ये कहलाएगा परिसंचरण तंत्र। तो अलग अलग जीवों में किस तरीके से परिसंचरण तंत्र काम करता है, मानव में किस तरीके से काम करता है, इसका अध्ययन हम एंजियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अब बात करें एपीकल्चर की। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों से संबंधित पालन या मधुमक्खियों की खेती करना। अब उससे हमको फायदा क्या क्या होता है, इससे हमको शहद मिलता है, मोम की प्राप्ति होती है, और मधुमक्खियों के जो डंक होता है उससे हमको जहर या कह सकते हैं एसिड की प्राप्ति होती है, जिससे एंटीडोट बनाए जाते हैं। अब अगर हम जैव रसायन की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो इसके अंतर्गत जीवों के रासायनिक घटक और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
भाई श्वसन है, ये भी तो एक तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, पाचन है, ये भी एक तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो आखिर जीवों में मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, वो किस किस चीज के द्वारा प्रभावित होती हैं और उनको कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करी जाती है। बायोनिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम मैकेनिक्स का जीवों के साथ मिलाकर के अध्ययन करते हैं, या जीव विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का मशीनरी जगत में उपयोग किया जाता है, तो उसको बायोनिक्स कहा जाता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को मिलाकर के स्टडी करी जाए तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, अर्थात जीवों और उनके उत्पादों का औद्योगिक क्रियाओं में अनुप्रयोग का अध्ययन करना ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। अगर हम टेटोलॉजी की बात करें, उपार्जिकी की बात करें, तो जंतुओं में जो लक्षण उपार्जित हो जाते हैं वो उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, टेटोलॉजी कहलाता है। जैसे जिराफ की गर्दन लगातार धीरे 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 लंबी होती चली गई, सांप के पैर धीरे 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 गायब होते चले गए और आज के जमाने में सांप में कोई पैर नहीं है, तो आखिर ये उपार्जित लक्षण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये उपार्जित लक्षण किस तरह से आए या जीव ने कौन कौन से लक्षणों को ग्रहण कर लिया है, वही अध्ययन क्या कहलाता है, टेटोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी को कहा जाता है, क्रेनियल का मतलब होता है हमारा ये जो मस्तिष्क का ऊपर से हड्डियों का घिरा हुआ हिस्सा है, कपाल या खोपड़ी इसको कहा जाता है, स्कल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कोशिकीय आनुवंशिकी का मतलब है वंशागति के कोशीय आधार का अध्ययन करना या कोशिकीय आधार का अध्ययन करना, किस तरीके से एक जीव से दूसरे जीव में, इसमें कोशिका का आधार क्या है। अब बात करते हैं हृदय विज्ञान के बारे में, कार्डियोलॉजी के बारे में। तो कार्डियोलॉजी का मतलब है हृदय की रचना और उसके कार्यों का अध्ययन। डेमोग्राफी की बात करें, जनांकिकी की बात करें, तो मानव जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। डेंड्रोलॉजी की बात करें तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करें तो वृक्षों की उम्र का अध्ययन उसमें किया जाता है। इकोलॉजी की बात करें तो जीवधारी और उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज का जो हम स्टडी करेंगे वो इकोलॉजी में करेंगे। अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर की, पुष्प संवर्धन की बात करें, इसमें सजावटी पुष्पों के संवर्धन की अध्ययन किया जाता है या सजावटी पुष्प जो होते हैं उनकी खेती करी जाती है। अगर हम हेमेटोलॉजी की बात करें तो इसमें रुधिर तथा इससे जनित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर से जनित बीमारियां, जैसे रुधिर क्या है भाई, इसके कितने कितने टाइप हैं, इसकी क्या क्या कैटेगरी हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, या RH फैक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, वो सारी जानकारी हम इसमें पढ़, एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, आगे पढ़ेंगे इन सारी बीमारियों को बायोलॉजी के ही अंतर्गत। तो ये सारा स्टडी हम रुधिर विज्ञान में करते हैं। हेल्मिन्थोलॉजी की बात करें तो कृमियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें बागवानी या उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों की, फलों की, या जो पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, उनकी खेती से संबंधित बातों को पढ़ते हैं। अब बात आती है हाइड्रोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक्स ऐसी खेती को किया जाता है जहां पे मिट्टी का तो इस्तेमाल नहीं करते, पानी में ही हम खनिज लवण डाल के पौधे को प्रोवाइड कराते रहते हैं और पौधा उसी के आधार पर पूरा विकसित हो जाता है। अब अगर बात करें इक्तियोलॉजी की, तो इक्तियोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन या स्टडी ऑफ फिशेस। अगर हम बात करें मिर्मियोकोलॉजी की या चींटी या पिपलिका विज्ञान की बात करें तो इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए ये जो वर्ड हैं इंग्लिश वाले, ये आपको याद रखने होंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, जीवों में पाए जाने वाले जैव अणुओं का रासायनिक अध्ययन किया जाता है। जैव अणुओं का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, या न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैट्स हो गया, जो जिनके द्वारा जीवों की रचना हुई है, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें मैमोलॉजी की, तो मैमोलॉजी क्या है, मैमल्स कहा जाता है ऐसे जीव जो दूध देते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो स्तनधारियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मैलेकोलॉजी की बात करें मैलेकोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत मोलस्क संघ के जीवों का अध्ययन किया जाता है या उनके कवचों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शंख है, सीपी है, घोंगा है, स्नेल्स कहते हैं, उन सारी चीजों का, या ऑक्टोपस है, इनका अध्ययन हम मैलेकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम नियोनेटोलॉजी की बात करें तो नियो का मतलब होता है एकदम नया, और नेटल कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है। तो जो छोटा बच्चा एकदम से उसका जन्म हुआ है, तब 1-2 महीने तक के बच्चे का अध्ययन करना क्या कहलाता है, 2 माह से कम आयु के बच्चों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नियोनेटोलॉजी कहलाता है। नेटल का मतलब होता है अभी तुरंत जन्मा हुआ बच्चा या शीघ्र में कुछ ही समय पहले जन्मा हुआ बच्चा। अब हम करें जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या करता है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत चाहे तो कोई जीवित हो,
चाहे वो मर गया हो, ऐसे सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी न किसी जमाने में तो वो जीवित रहा होगा। तो ये कह रहे हैं केवल जीवित जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का केवल जीवित का अध्ययन किया जाता है, जीवित या मृत जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का मतलब है दोनों का अध्ययन, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जनक माना जाता है जंतु विज्ञान का। यह जंतु विज्ञान की यह जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत जंतुओं की आकार की मतलब उनके आकार, वर्गीकरण, वो कैसे काम करते हैं, उनका आवास कैसा है, कैसी जगह पे रहते हैं, कोई बिल बना के रहता है, पक्षी हैं कुछ ऐसे होते हैं जो घोंसले बनाते हैं, कुछ घोंसले नहीं बनाते हैं, सांप है जैसे हम नाजा नाजा की बात करें, किंग कोबरा की बात करें, वो घोंसला बनाता है, बाकी सांप नहीं बनाते हैं। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। जैव विकास इनका कैसे हुआ, आखिर हर एक जीव दूसरे से डिफरेंट क्यों है, ये जानकारी, वंशागति, उनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, इन सब का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बायोलॉजी की इस शाखा के अंतर्गत, जंतु विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हम फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर आपने पहले वाले पेजों को ढंग से पढ़ रखा है तो फिर इसको क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये किसकी है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है। अगर आप थोड़ा सा और फैक्चुअल जानना चाहते हैं तो इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था मेलीगर ने, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, मेलीगर ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए कीटों के बारे में अध्ययन की जब बात आती है तो कीड़ों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंदर। अब ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल है। इक्तियोलॉजी है तो भैया मछलियों का करेंगे, मैकोलॉजी है तो वहां पे मोलस्क का अध्ययन करेंगे, पैरासाइटोलॉजी है तो पैरासाइट्स का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये जंतु विज्ञान की शाखा है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अरस्तु साहब ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और विलियम किर्बी को एंटोमोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमको थोड़ी सी पता रहे तो ज्यादा अच्छा है। इक्तियोलॉजी की बात करें तो इक्तियोलॉजी को मछलियों का अध्ययन, पैरासाइटोलॉजी रोगों का अध्ययन या परजीवियों का अध्ययन और उनके द्वारा जो रोग हो रहे हैं उनका अध्ययन, मेलेकोलॉजी मोलस्क संघ और उनके कवचों का अध्ययन की इसके अंतर्गत किया जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अभी ऑलरेडी हमने इस चीज को अभी किया है। तो आप जो वो ग्राफ है या वो जो टेबल्स दे रखे हैं बस उसको एक बार ढंग से कायदे से पढ़ लीजिए। और बाकी क्वेश्चन उस लेवल के इस चैप्टर में से देखा जाए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। भाई जनसंख्या की बात आती है तो उसको क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमो का मतलब ही होता है पॉपुलेशन और ग्राफी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। पॉपुलेशन का प्रेजेंटेशन अर्थात डेमोग्राफी क्या कहलाती है, या जनांकिकी, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, मानव की जनसंख्या से आधारित है। पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में बात करें तो जीव और उसके चारों तरफ का पर्यावरण और उनके बीच का जो रिलेशन है वो पारिस्थितिकी कहलाएगा। वायरस विज्ञान में हम वायरसों के बारे में पढ़ते हैं, कोई वायरस कैसे इफेक्टिव होता है, उसको कैसे मारा जाए, उसका जन्म कैसे होता है, फैलता कैसे है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सब यहां पढ़ा जाएगा। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अंतर्गत ये पढ़ा जाएगा कि आखिर एक जीव के लक्षण उसके बच्चों में कैसे जाते हैं और इन लक्षणों में किस तरीके से परिवर्तन होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे उत्परिवर्तन वगैरह हो गया, वो सारी स्टडी हम आनुवंशिकी में करते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्ट है याद करने के लिए वो क्या है, जॉन, बाकी तो देखिए सब हो गया कि जनांकिकी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसकी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, या मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है। जॉन ग्रांट को जनांकिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, तो फूलों से रिलेटेड होगा, पोमोकल्चर ये तो फलों से संबंधित होगा, हॉर्टिकल्चर मतलब जहां पे फ्लोरिकल्चर भी हो, पोमोकल्चर भी हो, ओलेरिकल्चर भी हो, तीनों कल्चर जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ये कह रहा है सब्जी के लिए जो पौधे होते हैं स्पेशली उनके लिए क्या किया जाता है, तो उनके लिए किया जाता है ओलेरिकल्चर। अब ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, या तो आपको डाटा डायरेक्ट याद होना चाहिए या फिर इन तीनों के बारे में। ये फूल से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, फूल, फल और सब्जी तीनों से संबंधित है। ये सब्जी से संबंधित है,
और ये किससे संबंधित है? ये फल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स? इस चीज को कहा जाता है इथनोलॉजी। यह मानव जाति के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। अब यहां पे जो जानकारी है, डाटा है, वो क्या है? फ्रेंच बोआस को इथनोलॉजी का जनक माना जाता है। देखो, यूपीएससी इस तरह की चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। अगर आप इस चैप्टर से क्वेश्चनों को देखेंगे तो यूपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस चैप्टर से। मतलब इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से डिवीजन है, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो वहां पे यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब वहां क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम से फैक्चुअल जानकारी पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंच, अब ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फ्रेंच बोआस को इथनोलॉजी का फाउंडिंग फादर माना जाता है। इथनोग्राफी की बात करें या नृवंश विज्ञान की बात करें, एक गुणात्मक शोध विज्ञान है जिसके अंतर्गत विशेष सांस्कृतिक समूह का विस्तृत अध्ययन शामिल है। इसे संस्कृति लेखन के रूप में भी जाना जाता है। इथोलॉजी का बात करें, इथोलॉजी का मतलब है प्राणी का व्यवहार कैसा होता है, प्राणियों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, उस तरह का अध्ययन करना। और एथिक्स का मतलब है नैतिकता या फिर सही और गलत के अच्छी तरह से स्थापित मानकों को संदर्भित करती है। यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि मानव मन की रचना है। भाई देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये नेचुरल साइंस है। मानव अगर इनके बारे में नहीं भी जानता तब भी ये ऑलरेडी थी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं एथिक्स की, ये तो भाई मानव अगर मानता है कि ये देखिए चोरी करना पाप मान लिया मानव ने कि गलत बात है, तभी ना वो गलत बात है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मानव हो जिसके माइंड में ये हो कि नहीं चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, तो उसके लिए चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो एथिक्स क्या है? ये मानव के द्वारा नियम बनाए गए हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो भैया उसको बायोनिक्स कहते हैं। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अभी हमने टेबल में इस चीज को देखा था। इसके अंतर्गत उन मशीनी या यांत्रिक तंत्रों का अध्ययन किया जाता है जो सजीवों या सजीवों के भागों की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको रोबोट बनाना है, तो रोबोट किस आधार पर है? जैसे ह्यूमनॉइड कहते हैं, तो ह्यूमनॉइड मानव जैसा है ना, बिल्कुल। अब मानव जैसा है तो ये मानव के ही आधार पर तैयार किया गया है या उसी मेथड के मेथडोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। या फिर हम बात करें अभी, जैसे अभी एआई की बात चल रही है, तो एआई क्या है? मानव मस्तिष्क की नकल ही तो है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम बेस्ड नकल है, ठीक है। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं? भैया पैलियो का जब भी नाम आ जाएगा इसका मतलब होगा जो पुरातन चीजें हैं उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। इसमें से तो कोई नहीं होगा। बॉटनी का मतलब होता है क्या? पादप। पैलियो का मतलब पुराने, जीवाश्म वाले, कोई भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत केवल पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जो कि लाखों वर्ष पूर्व भूमि, बर्फ, चट्टानों इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। इन जीवाश्मों की छाप पत्थरों की चट्टानों में से प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक एवं ठोस प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण होते हैं, जैसे हमारे जो अंग हैं, अवशेषी अंग हैं, चाहे निमेषक पटल हो, बाह्य कर्ण हो, पिन्ना हो कान में, या फिर हम बात करें कि जो सीकम हो हमारे पेट के अंदर, ये सारी चीजें वो हैं जो किसी जमाने में पूरी तरह से डेवलप थी, काम करती थी, लेकिन अब इनका कोई उपयोग नहीं है। स्किन पे जो हेयर होते हैं वो किसी जमाने में उनका इंपॉर्टेंस था, आज नहीं है, ठीक है ना। इन चीजों को हम, ये जो हमको प्रमाण मिलते हैं जो जमीन के अंदर से मिल रहे हैं, एक तो ये है कि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य बंदर से आया होगा क्योंकि उससे सिमिलरिटी है। एक ये है कि हमको ऐसा एक जीव मिल जाए जिसमें मानव के भी लक्षण अवेलेबल हैं, बंदरों के भी हैं, तो हम गारंटी से कह पाएंगे ना कि हाँ भाई देखिए, बंदर भी उसी से डेवलप होके आए हैं और मनुष्य भी उसी से डेवलप होके आए हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो बस इसमें ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? या यहां एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर की बात है तो इसको कहते हैं मधुमक्खी पालन।
सेरीकल्चर की बात होती है तो इसको कहते हैं, रेशम का कीड़ा पालने को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन। हॉर्टिकल्चर कहते हैं जब भैया वहां पे फूल की भी बात हो, फल की भी बात हो और सब्जी की भी बात हो, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी जिसको कहा जाता है। और फ्लोरिकल्चर कहते हैं जब फूल वाले पौधों का उत्पादन किया जाता है या फूलों की खेती करी जाती है सिर्फ, तो फ्लोरिकल्चर उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसमें रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, ये डाटा क्यों तो इतना समझ ही गए कि भाई रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, तो इसमें रेशम के कीड़ों का ही पालन किया जाएगा ना। अब बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम चीन से हुई है। चीन सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन आज भी करता है, भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन रेशम के जितने भी प्रकार हैं वो सारे प्रकार, या ये 5 जो मुख्य प्रकार हैं वो सारे के सारे प्रकार भारत में भी पाए जाते हैं। भारत में शहतूती रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, अर्थात जो ऐसा रेशम का कीड़ा जो शहतूत के पत्ते खा करके जीवित रहता है, मलबेरी के पत्ते खा करके, उसको क्या कहते हैं, हम मलबेरी सिल्क कहते हैं। ठीक है, ये सिल्क है। आप मान लीजिए तितली जैसा एक कीड़ा होता है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, कोकून बना लेता है। कोकून मतलब ये धागे टाइप की एक संरचना से अपने आप को क्या कर लेता है, ढक लेता है। फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो उसको काट के उड़ जाता है तितली की। पर लोग क्या करते हैं कि इसको पहले ही, जब ये उड़ने वाला होता है, काटने वाला ही होता है, उससे जस्ट पहले इसको क्या कर देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं। अब गर्म पानी में डालते हुए कीड़ा अंदर मर जाता है, वो धागा होता है उसको खोल करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। वही धागा क्या कहलाता है, रेशम या सिल्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, एपीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, पिसीकल्चर में। भैया सेरीकल्चर में तो क्या है, रेशम कीट। एपीकल्चर में क्या है, मधुमक्खी। टिश्यू कल्चर में क्या है, टिश्यू के द्वारा या कह सकते हैं ऊतक संवर्धन, टिश्युओं से नए अंगों का विकास या टिश्युओं से नए पौधों का विकास क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। और पिसी कल्चर का मतलब होता है मछली से संबंधित पालन या मछलियों की खेती कर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एपीकल्चर के द्वारा हमको क्या क्या मिलता है। एपीकल्चर द्वारा शहद, मोम और मधुमक्खी के डंक का विष प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद का भोजन या भोज्य पदार्थों में, मोम का सौंदर्य प्रसाधन एवं पॉलिश में, तथा विष का गठिया रोग से संबंधित दवा में उपयोग किया जाता है। तो गठिया के उपचार के लिए मधुमक्खी के डंक का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है, या मेथेनोइक अम्ल इसको कह सकते हैं, HCOO। टिश्यू कल्चर की बात करें तो मैं जंतुओं एवं पादपों के ऊतकों का कृत्रिम संवर्धन किया जाता है। पिसी कल्चर में मछलियों का संवर्धन किया जाता है, या मछलियों संवर्धन मतलब खेती या पालन करना। विटीकल्चर में या विटीकल्चर से निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है। सिल्क का तो भैया किससे है, सेरीकल्चर से है। इसका किससे है, एपीकल्चर से है। अंगूर किससे है, विटीकल्चर से है। केंचुओं का पालन अलग प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं भैया, जो विनीकल्चर है या जो विटीकल्चर है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है। जब विटीकल्चर कहते हैं तो अंगूरों की खेती होती है, और अंगूरों से जब शराब का निर्माण किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, विनीकल्चर कहते हैं। केंचुओं का पालन होता है वर्मी कल्चर में, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं से जो खाद मिलता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस विधि में केंचुओं से प्राकृतिक खाद बनाई जाती है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्मी कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु बढ़ने या जीर्ण होने की क्रिया का अध्ययन जेरंटोलॉजी कहलाता है। फिक्स है बिल्कुल, एकदम एक्चुअल डाटा है। अब इसमें पढ़ते क्या है जेरंटोलॉजी में, इसमें वृद्ध होने या आयु बढ़ने, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिनकी वजह से आयु बढ़ती है, ताकि मानव का स्वास्थ्य एवं औसत आयु को बढ़ाया जा सके। आनुवंशिकी किससे संबंधित है, मेंडल के नियमों से संबंधित है, बिल्कुल। आनुवंशिकी जैव विकास से संबंधित है, बिल्कुल। डीएनए की संरचना से संबंधित है, इससे भी संबंधित है, तीनों से ही संबंधित है। लेकिन मूल रूप से अगर कहा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा किससे संबंधित है,
भैया असल रूप में आनुवंशिकी के अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का मतलब एक पीढ़ी में से जो लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। जैसे यूरोपियन लोग हैं भाई, व्हाइट स्किन के होते हैं तो देखेंगे उनके बच्चे भी व्हाइट स्किन के हैं। अफ्रीकन लोग हैं वो डार्क स्किन के हैं तो उनके बच्चे भी डार्क स्किन के हैं। इंडियन की बात करें तो भाई मिक्स कलर के हम लोग हैं तो हमारा कलर, हमारे जो बच्चे हैं वो भी मिक्स कलर के ही होंगे, या हम जिनके बच्चे हैं वो भी कैसे थे, मिक्स कलर के थे। तो ये आखिर जानकारी जा कैसे रही है। अफ्रीकन्स को आप देखेंगे उनके घुंघराले बाल होते हैं, यूरोपियंस को देखेंगे उनके नॉर्मली सीधे बाल होते हैं। तो बच्चों में भी यही लक्षण दिखाई देता है। चाइनीज लोगों में देखेंगे तो आंखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, त्वचा का रंग थोड़ा सा पीला होता है, बाल एकदम से स्ट्रेट होते हैं या कम मात्रा में उगते हैं, शरीर पर बाल नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। भैया उनके बच्चों में भी यही सब लक्षण होंगे। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गए कैसे, और ये जो भिन्नताएं हैं जीवों के बीच में ये आई कैसे, उसी का अध्ययन हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब यहां पे जो फैक्ट है वो क्या है, जानने वाली चीज, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फाउंडर फादर कहा जाता है। ठीक है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो भैया पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। तो पैडा का मतलब ही होता है मिट्टी। बीज की बात करें तो इसको स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एनवायरमेंट के अंतर्गत किया जाता है वातावरण का अध्ययन, और प्रदूषण का अध्ययन उसी के अंतर्गत, एनवायरमेंट के अंतर्गत ही प्रदूषण का भी अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का संगठन, संरचना, इसका वर्गीकरण एवं मृदा जनन की विभिन्न प्रक्रियाओं व पदों का अध्ययन किया जाता है। अब फैक्ट क्या है फिर यहाँ पे, वी डोकुचेव को पेडोलॉजी का संस्थापक या जनक या फाउंडिंग फादर माना जाता है। वी डोकुचेव, ये नाम याद रखने की। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। ये भी फैक्चुअल है, ऑलरेडी अभी हम इसको पढ़ के आए हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब ही होता है अस्थि, और लॉजी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, नॉलेज इकट्ठा करना। इसमें अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के कार्यों और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह जंतु विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पहाड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें उपस्थित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, या मूल रूप से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी याद रख सकते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। जियो मतलब पृथ्वी। ठीक है। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है एक ऐसे एनवायरनमेंट में पौधे को उगाना जहां पे मिट्टी नहीं होती और बिना मिट्टी की सहायता के ही डायरेक्ट पौधों को उगा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी में मिनरल्स को मिला करके। तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, अर्थात पादपों को बिना मृदा पोषण के उगाना। ठीक है। जल संवर्धन का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, जल संवर्धन का सर्वप्रथम उपयोग विलियम फेडरिक ने वर्ष 1860 में किया था। यह हॉर्टिकल्चर की एक तकनीक है जिसमें पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों के जलीय विलयन में मृदा की अनुपस्थिति में उगाया जाता है। जल में ही हम डालते रहते हैं, जो भी हमको खाद पानी देना होता है वह सब उसी में प्रोवाइड हो जाता है, और बिना किसी मिट्टी के ही पौधा तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करिए। फिजियोलॉजी है भाई, किसी के आकार के बारे में जानना कि कैसा आकृति है, कैसे डेवलप हुआ है। पैथोलॉजी है, ये जानना कि कोई बीमारी आखिर कैसे डेवलप होती है, मलेरिया है क्यों हुआ है, डेंगू है कैसे हुआ है भी या नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी है, तो बैक्टीरियाज के बारे में, जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करना। ये तो सब बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। लेकिन भैया ये क्या है, साइकोलॉजी किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। ये बायोलॉजी की कोई शाखा नहीं है। मन क्या है, मन या चेतना है क्या, बायोलॉजी इस चीज को डिफाइन थोड़ी ना करती कि चेतना क्या चीज है। बायोलॉजी तो ये पूरा जो फंक्शनिंग है, ये जो बायोलॉजिकल मशीन है, इसके बारे में बता सकती है। बायोलॉजी मन क्या है, चेतना क्या है, इसके बारे में नहीं बता सकती। इसके बारे में मेटाफिजिक्स बात करती है। ठीक है। यह मन या मस्तिष्क एवं व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान है, जबकि कार्य की या फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर अगर हम बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो ये बायोलॉजी के पार्ट होते हैं। ऑलरेडी ये किसमें किसका अध्ययन किया जाता है हम बात कर चुके हैं इस बारे में। निम्न में से कौन सी शाखा आधुनिक जीव विज्ञान की नहीं है, त्वचा विज्ञान, ये तो ऑलरेडी है।
वनस्पति विज्ञान सबसे पहले दो ही शाखाओं में तो बांटा गया था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, अरस्तु साहब ने बांटा था। एक बात बताइए, वनस्पति विज्ञान तो अभी नई शाखा कहाँ है, आधुनिक जीव विज्ञान की शाखा कहाँ है, न ये जीव विज्ञान की शाखा, ये तो अपना अलग ही है, जंतु विज्ञान अलग और वनस्पति विज्ञान अलग। तो ये वनस्पति विज्ञान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी रुधिर विज्ञान, पक्षी विज्ञान, ये सभी किस में आएंगे, जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत या आधुनिक जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आ जाएंगे। वनस्पति अलग, जंतु अलग, ठीक है। ये पुरानी शाखाएं दोनों, ये सबसे प्राचीन शाखाएं हैं। बात करते हैं आगे। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन करते हैं। यह जीव विज्ञान की प्राचीनतम शाखा है। इसका निर्माण जंतु विज्ञान के साथ किया गया था। त्वचा विज्ञान या डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रुधिर और रुधिर से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम सुजानकी के नाम से जानते हैं या सुजननिकी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अब होता क्या क्या है, तो इसमें मानव जाति की नस्ल में सुधार हेतु वांछित लक्षणों वाले विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये तो बात होगी कि ये है क्या चीज, अच्छे अच्छे लक्षणों वाले व्यक्तियों के बीच में अगर प्रजनन कराएंगे तो मानव जाति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, यूगेनिक्स कहते हैं। अब यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने सुजननिकी की वर्ष 1883 में स्थापना की थी। नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन। कृमि संवर्धन क्या है या वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर क्या है भैया, कृमियों की वृद्धि करने का विज्ञान। एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हमने थोड़ी देर पहले भी इसको पढ़ा था। मछलियों का अध्ययन करते हैं तो पिसी कल्चर के अंतर्गत करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, कीटों को मारने का, इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इंसेक्टिसाइड। साइड वर्ड जहां भी लग गया इसका मतलब मारने की बात हो रही है। वर्मी कल्चर कृमियों जैसे केंचुआ के संवर्धन या वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुओं को कृषकों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाता है जो पोषक तत्वों से क्या होती है, भरपूर होती है, और इसकी वजह से ये एक अच्छा जैव उर्वरक के रूप में काम करती है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, तो अभी हमने बात करी थी भाई वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केंचुओं से संबंधित है, और केंचुए को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थवॉर्म। को केंचुआ पालन भी कहते हैं। अभी हमने बात करी थी केंचुओं के मल से। केंचुआ क्या करता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं सड़ने वाले होते हैं उनको खाता है, और उसी खाद को जब वो मल के रूप में बाहर कर देता है अपनी बॉडी से, वही क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, जो पौधों के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद के रूप में काम करती है। अब किसको ये कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, ये कह रहा है भाई एपीकल्चर है शहद की मक्खी, बिल्कुल सही बात। सेरीकल्चर है सिल्क वॉर्म या रेशम का कीड़ा, बिल्कुल सही बात। हॉर्टिकल्चर की बात कह रहा है फूल से संबंधित है, तो फूल, फल और सब्जी तीनों इसमें आते हैं, तो फूल से संबंधित है, हाँ भाई है संबंधित। पिसी कल्चर भैया ये होता है मछली से संबंधित। अब मछली तो यहाँ है नहीं, ये तो लाख कल्चर है, तो लैकी कल्चर कहा जाता है इसको। पिसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। खाद्य पदार्थ की प्राप्ति हेतु मछलियों के पालन को मत्स्य पालन या पिसी कल्चर कहते हैं, जबकि लाख के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। निम्न में से कौन वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो भैया वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस साहब। अरस्तु माने जाते हैं जंतु विज्ञान के जनक, और लीनियस साहब माने जाते हैं वर्गिकी के जनक। बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस साहब हैं, जिन्होंने 370 से 287 ईसा पूर्व में लगभग 500 पादपों का आयु और आकार के आधार पर अपनी पुस्तक। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि थियोफ्रेस्टस साहब ने जो वनस्पति विज्ञान की नींव डाली वो किस में डाली थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की किताब थी, उसमें इसका वर्गीकरण और जो वर्णन था वो किया था। हिस्टोरिया प्लांटेरम इसकी पुस्तक है, थियोफ्रेस्टस साहब की है, जो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है भैया, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु साहब। लेमार्क साहब ने क्या किया, उपार्जित
लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि भाई जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी होती गई कि जिराफ के पूर्वज उछल करके या पिछले पैरों पे खड़े होकर के गर्दन पे जोर लगा के खाना खाते थे, पत्तियां खाते थे पौधों से, तो उसकी वजह से लगातार गर्दन पे जोर पड़ता गया और गर्दन लंबी हो गई। तो इस सिद्धांत का दिया। ल्यूवेनहोक साहब ने क्या किया, इन्होंने जीवाणुओं की खोज करी, तो ये जीवाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। थियोफ्रेस्टर साहब ने क्या किया, पादप विज्ञान की खोज करी, या ये पादप विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब इन्होंने जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन, मुर्गी के अंडों में भ्रूणीय परिवर्तन, अंडे में बच्चा कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है आदि का अध्ययन किया। इसके आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम, अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, में 500 जंतुओं का वर्गीकरण एवं वर्णन किया है। पुस्तक का नाम क्या है जिसमें जंतु विज्ञान की नींव रखी गई, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हमको याद करनी है। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी का जो जनक है वो एडवर्ड जेनर साहब को माना जाता है। लुई पाश्चर ने पाश्चराइजेशन, जैसे दूध का पाश्चराइजेशन होता है जिससे काफी लंबे टाइम तक दूध की एज बढ़ जाती है, लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया था, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और रॉबर्ट कोच साहब, अभी इनका काम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर साहब हैं। इन्होंने सर्वप्रथम रोगों से सुरक्षा या प्रतिरक्षा के लिए टीके की खोज की। इन्होंने चेचक रोग के टीके का विकास किया। अब देखिए ये जो फैक्ट है ये हमको याद रखना है। और टीकों की खोज करने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है, एडवर्ड जेनर साहब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही बात है भैया। फसलों की खेती, एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। और फलों की खेती, पोमोकल्चर, ये भी सही है। इसका मतलब 3 सही है, तो ये कैसा होगा, ये बिल्कुल सही होगा। सब्जियों की खेती में, अब जब हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सब्जी नहीं होती, सब्जी प्लस फल प्लस क्या, फूल, तीनों की खेती एक साथ होती है, तब उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। केवल सब्जियों को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, क्योंकि सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ओलेरीकल्चर कहलाती है। जबकि बागवानी या हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसमें फलों, पुष्पों और सब्जियों तीनों की खेती एक साथ। अब कह रहे हैं भाई आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। पक्षियों से रिलेटेड जो स्टडी है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक। वंशागति से संबंधित जो बात है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। अगर हम जीवाश्म की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो ये क्या हो गया, इकोलॉजी है। और जीवाश्मों से संबंधित अध्ययन करें तो पैलियोबायोलॉजी। तो जो भी पुराने जीव हैं, चाहे वो पौधे के हों चाहे जंतुओं के हों, जिनके अवशेष हमको जमीन में मिले हैं, उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, पैलियोबायोलॉजी में करते हैं। पैलियोजूलॉजी है तो मतलब मरे हुए जंतुओं का अध्ययन, पैलियोबॉटनी है तो मतलब मरे हुए पौधे जो जमीन में अंदर दब चुके हैं लाखों साल पुराने, उनका अध्ययन। अब ये ए मिलना चाहिए 4 से, तो ए मिलना चाहिए 4 से, तो ये गया, ये गया और ये गया। अगर एक भी इंफॉर्मेशन, सॉरी ये 4 से नहीं, सॉरी ये 3 से मिलना चाहिए, ये गया, ये वाला हमारा बी सही हो जाएगा। बी मिलना चाहिए 4 से, तो बी 4 से मिल रहा है। सी मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए 2 से, सी 2 से मिल रहा है। और डी मिलना चाहिए 1 से, 1 से मिल रहा है, ठीक है, बी हो जाएगा। ग्रीक भाषा में ऑर्निस का अर्थ क्या होता है, पक्षी होता है, जबकि लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों के बारे में पढ़ना या उनका अध्ययन करना। अब यहां तक हम बात करके आ चुके हैं, हमारा पूरा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे, देखिए हमने इस सीरीज में क्या किया है, फिजिक्स ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आज हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया है, इसके बाद टेक्नोलॉजी का पोर्शन और बचेगा, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सीरीज इसी तरीके से चलती जाएगी। बात करेंगे हम फिर से
प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में। अब जैसे हमने कई जगह पे ये कहा भाई ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये हमको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्टेट पीसीएस देंगे तो स्टेट पीसीएस इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है, हमको वो रटना ही पड़ेगा। अगर हमको मान लीजिए एक बार में तो याद नहीं होगी ना चीज, अब हमने यहाँ अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, उसी चीज को दोबारा से पेज पलटेंगे, बड़े आराम से 2-3 दिन में इस पुस्तक का रिवीजन भी आप कर पाएंगे। तो ये पुस्तक एक तो आप ले लीजिए। इसके अलावा आप अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास संबंधी अगर अध्ययन भी करना चाहते हैं या इसी साल अगर दे रहे हैं तो भाई आपको करना पड़ेगा, एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। तो इन पुस्तकों को लेकर के इनके भी एमसीक्यू आप लगा डालिए। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से। उसकी वजह ये है कि आपको जो लेक्चर हैं वो टाइम टू टाइम डिलीवर होते रहें, क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और फिर ध्यान आपका जब उधर जाएगा तो फिर पढ़ने का मन करेगा ही करेगा। इसी के लिए आज का ये जो लेक्चर है इसको यहीं रोकते हैं। बाकी आपसे नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए